आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक से। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के प्रायिकता उपविषय पर, जिसका अध्याय संख्या है 15। आइए कुछ पुनरावलोकन करते हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने किन किन बिंदुओं को पढ़ा। देखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होती है। मतलब असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। एक ही घटना में सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। और समसंभावी परिणाम क्या होते हैं? समसंभावी परिणाम क्या होते हैं? किसी घटना के अनुकूल परिणाम या पक्ष में परिणाम क्या होते हैं? अनुकूल परिणामों को आप पक्ष में परिणाम भी से भी समझ सकते हैं। और घटना के कुल परिणामों की संख्या कितनी है? इस तरह से इन बिंदुओं पर, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन बिंदुओं पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आइए अब उन वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं जिन पर अक्सर प्रायिकता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम यह कॉइन लेते हैं। यह कॉइन देखिए, यह बाइज्ड कॉइन है। यह कॉइन बंधा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसका जो आपको फलक दिखाई दे रहा है उस पर पट छपी हुई है और इधर भी पट है, चित्र नहीं है। तो ये बाइज्ड कॉइन है। इस पर हम चर्चा पहली वीडियो में भी कर चुके हैं। अब दूसरा देखिए, ये सामान्य सिक्का है। सामान्य सिक्का, इधर पट है और यहाँ पर क्या है? चित्र है। ये सामान्य सिक्का है। और अक्सर जो टॉस होते हैं या खेल में जो टॉस किया जाता है, वो सामान्य सिक्का लिया जाता है, जिसके एक तरफ पट और दूसरी तरफ चित्र होती है। इसी तरह इस पर भी हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब आपके सामने है डाई। डाई देखिए, इसमें 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या लिखी हुई है। ये देखिए, तो इस पर भी हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं ताश के पत्तों पर। ताश के पत्तों पर चर्चा करने से पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह निशान किसका है। ये चारों जो चिन्ह हैं उनको क्या बोला जाता है? अब देखिए, यह जो काला है, ये आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको हुक्म बोला जाता है। स्पेड इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा, ये फूल की तरह दिखाई दे रहा है, इसको क्लब्स बोलते हैं। चिड़ी, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। ये हिंदी में पान बोला जाता है और इंग्लिश में इसको हर्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको ईंट बोला जाता है और इंग्लिश में डायमंड बोला जाता है। तो इस तरह से आपके सामने ये जो 4 पत्ते हैं ताश के, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इस तरह का जो निशान है, ये इक्के को रिप्रेजेंट करता है। इक्का, तो इसको हुक्म का इक्का बोला जाता है, इसको चिड़ी का इक्का बोला जाता है और इसको पान का इक्का बोला जाता है, इसको ईंट का इक्का बोला जाता है। तो इस तरह से 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्ते में प्रत्येक
प्रकार के 4-4 पत्ते होते हैं, जैसे 4 इक्के, 4 2, 4 3, 4 4 5, इस तरह से। अब आइए देखते हैं कि 52 पत्तों में एक प्रकार के, जैसे ईंट के, पान के, चिड़ी के, हुक्म के, प्रत्येक प्रकार के कितने पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। ये देखिए, आपको सभी पत्ते चिड़ी के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हुक्म के पत्ते होते हैं, इसी तरह से पान के होते हैं, और इसी तरह से ईंट के 13 पत्ते होते हैं प्रत्येक के। तो 4 तरह के पत्ते होते हैं, तो 13 चौके 52। तो इस तरह से 52 पत्ते होते हैं। ये इक्का बोला जाता है, अभी मैंने पीछे बताया था। अब ध्यान से देखिए, दुग्गी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 11 को गुलाम बोला जाता है, 12 को बेगम बोला जाता है, और 13 को बादशाह बोला जाता है। 1 से लेकर 10 तक के सामान्य पत्ते होते हैं, और 11 12 13 को चित्र पत्ते बोला जाता है। देखिए, ये बादशाह है, और ध्यान से देखिए, ये बादशाह, ये बेगम और ये गुलाम, इन तीनों पत्तों को चित्र पत्ते बोला जाता है। तो प्रत्येक तरह के 3 चित्र पत्ते होते हैं। जैसे आपके सामने चिड़ी के 3 चित्र पत्ते हैं, ये हुक्म के 3 चित्र पत्ते हैं। ये हुक्म का बादशाह है, ये हुक्म की बेगम है, और यह हुक्म का गुलाम है। तो इस तरह से ये हुक्म के 3 चित्र पत्ते, ये पीछे जो थे ये चिड़ी के 3 चित्र पत्ते थे। इस तरह से आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो कुल 52 पत्तों में से 12 पत्ते चित्र पत्ते कहलाते हैं। ये ईंट का बादशाह है, ध्यान से देखिए, ये ईंट की बेगम है, और ये ईंट का गुलाम। इसी तरह से ये पान के 3 चित्र पत्ते हैं, और ये हुक्म के 3 चित्र पत्ते हैं, और ये चिड़ी के 3 चित्र पत्ते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर चित्र पत्ते जो हैं वो 12 होते हैं एक 52 पत्तों की गड्डी में। और लाल चित्र पत्ते 6 लाल चित्र पत्ते होते हैं, और 6 ब्लैक काले चित्र पत्ते होते हैं। इस तरह से 52 ताश के पत्तों की गड्डी में 26 लाल पत्ते होते हैं। ये देखिए, ये 13 पान के पत्ते हैं यहाँ तक, और उसके बाद लाल ईंट के पत्ते भी क्या होते हैं, लाल होते हैं। 13 पत्ते ईंट के हैं, और यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ 13 तक ये पान के पत्ते हैं, और आगे ईंट के पत्ते हैं 13। तो इस तरह से 26 लाल पत्ते और 26 काले पत्ते होते हैं 52 पत्तों की एक गड्डी में। देखिए, ये काले पत्ते, ये हुक्म का इक्का, दुग्गी, तिग्गी, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। उसके बाद ये जैक गुलाम, क्वीन बेगम और किंग बादशाह, ये हुक्म के हैं। यहाँ से चिड़ी के पत्ते शुरू हो जाते हैं। ये 1 से लेकर 13 तक यहाँ चिड़ी के पत्ते हैं। तो इस तरह से 26 ब्लैक काले पत्ते और 26 लाल पत्ते होते हैं, और 13 हुक्म के पत्ते, 13 चिड़ी के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते और 13 पान के पत्ते होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ताश को अलग अलग हम कैसे बांट सकते हैं, और ताश के पत्तों को, और ताश के पत्तों में जो चित्र पत्ते कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं, वो 12 होते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता प्रकलित कीजिए।
यदि यह पत्ता एक इक्का होगा या यह पत्ता इक्का नहीं होगा। देखिए, इसके लिए हम पहले एक इवेंट मानते हैं। इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम एक इवेंट मानते हैं कि मान लीजिए, माना ई एक घटना है ई कोई भी एक घटना है और ई कौन सी घटना है? ई जो है एक इक्का होना। ई जो है एक इक्का होना, यह घटना है। हमने इसको मान लिया। अब हमें दो चीजें देखनी हैं यहां पर कि ई के अनुकूल परिणाम या ई के पक्ष में परिणामों की संख्या। ई के पक्ष में परिणामों की संख्या। देखिए, 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें एक इक्का, इक्के कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो ई के पक्ष में कितने संख्या है? 4। अब कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52, क्योंकि कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। तो 52 कुल परिणामों की संख्या है और ई के पक्ष में कितने परिणाम हैं? 4। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, ई की प्रायिकता निकालेंगे। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी? कि एक इक्का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कितना आ जाएगा? 1/13। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया? 1/13। ये था ए पार्ट इस क्वेश्चन का। अब देखिए बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि एक इक्का नहीं होगा, मीन्स इवेंट ई हमारा क्या है? एक इक्का होना। और बी पार्ट में क्या दिया है? इक्का नहीं होना। इक्का नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, हमने पूरक और या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, पूरक घटनाएं या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़े थे। अगर ई एक इक्का होना है और इक्का नहीं होगा तो वो कौन सी घटना होगी? वो ई कॉम्प्लीमेंट होगा। अब बी पार्ट में जो पूछा जा रहा है, एक इक्का नहीं होगा, उसमें हमें ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर इसको अप्लाई कीजिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है हमारे पास? 1/13। तो यहां से हम निकालेंगे। तो एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने माइनस की, तो यहाँ क्या आएगा? 13 माइनस 1/13। यहाँ एलसीएम लिया है 13 को, और ये आ जाएगा 12/13। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास? 12/13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब करते हैं 15.1 का 9th क्वेश्चन। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे
और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे से एक कंचा यदृच्छाया निकाला जाता है। यदृच्छाया का मतलब है बिना देखे हुए, रैंडमली। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या सफेद है या हरा नहीं है। इन तीनों पार्ट को हमें अलग अलग करना है, अलग अलग समझना है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लाल है, फर्स्ट पार्ट लाल है, मीन्स हम इस लाल है को एक इवेंट मान लेते हैं ई। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब जो इवेंट ई है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या 5। ये 5 कैसे आई, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर सभी कंचों को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। 5 लाल कंचे हैं तो हमने 5 लाल कंचे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिए। उसी तरह से 8 सफेद कंचे हैं तो 8 सफेद कंचों के लिए हमने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सफेद कंचों को हमने इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद 4 हरे कंचे हैं। 4 हरे कंचों को हमने इस तरह से लगाया, 1 2 3 4। रेड के लिए हमने R लिखा है, व्हाइट के लिए W लिखा है और ग्रीन के लिए इनमें क्या लिखा है, G लिखा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ E के अनुकूल परिणामों की संख्या। E के अनुकूल, E क्या था हमारे पास, लाल है, तो लाल कितने कंचे हो सकते हैं, उनके परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है। अगर हम एक कंचा यदृच्छाया निकालें तो लाल कंचे कितने निकल सकते हैं, 5। 1 2 3 4 5। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हुई, 5। अब कुल परिणामों की संख्या, ध्यान से देखिए, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 17। 5 ये, 8 ये और 4 ये, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 17। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता किसकी, कि कोई भी कंचा लाल है उसकी निकलने की प्रायिकता कितनी होगी। तो लाल है के अनुकूल परिणाम या पक्ष में परिणाम कितने हैं, 5, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 17। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी, 5/17, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फर्स्ट पार्ट की कंप्लीट की। अब आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इवेंट मान लेते हैं W, कि W वाइट से ले लिया हमने सफ़ेद के लिए, कि अब क्या करना है कि हमें यही तो देखना है कि उसके W के पक्ष में कितने परिणाम और कुल परिणाम कितने। तो W के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी है, तो यहाँ देखिए वाइट कितने कंचे निकल सकते हैं, 8 कंचे वाइट निकल सकते हैं। तो इस तरह से W के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 8। अब कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, देखिए 5 रेड, 8 वाइट और ग्रीन कितने हैं, 4। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 17। अब प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे सफ़ेद के लिए, प्रायिकता जब निकालेंगे तो क्या आएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने थे, 8 परिणाम जो थे वो अनुकूल परिणाम थे और कुल परिणाम कितने थे, 17। तो इस तरह से 8/17 सफ़ेद के लिए प्रायिकता निकलेगी। आइए अब करते हैं तीसरा पार्ट, हरा नहीं है। हरा नहीं, हरा नहीं को हमने इवेंट ई से डिनोट किया, मान लिया हमने इवेंट ई जो है वो हरा नहीं है। तो ई के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ देखिए हरा नहीं, हरा नहीं का मतलब क्या है
कि हरे को छोड़कर बाकी जो बच गए, मतलब 5 ये बचे और 8 ये, तो कितने बचे हरा नहीं में 13। अब ई के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी आएगी 13, क्योंकि 13 ग्रीन को छोड़कर 13 बच गए। और कुल परिणामों की संख्या, ये कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी 17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब 13/17। तो इस तरह से हमने 15.1 का 9th क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है 15.1 का 13th क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट पार्ट है एक अभाज्य संख्या, दूसरा पार्ट है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, और तीसरा पार्ट है एक विषम संख्या। तो आइए अब इसको हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं कि इवेंट ई जो है वो एक अभाज्य संख्या को दर्शा रहा है, एक अभाज्य संख्या। अब यहां पर हमें देखना है कि एक पासा है और पासे के फलक कितने होते हैं। देखिए पासे के 6 फलक होते हैं, इस तरह से 2 और ये 3, 4, 5 और 6, जिन पर लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। अब यहां पर हमें देखना है कि ई जो है, इवेंट जो है हमारा, उसके पक्ष में कितने संख्या जाएंगी। तो ई के पक्ष में परिणामों की संख्या, ई के पक्ष में परिणाम कितने होंगे। ई क्या है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो यहां देखिए अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1, 2 और 3। तो ई के पक्ष में कितने परिणाम हैं, 3 परिणाम हैं। इसी तरह से कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम देखिए, कुल परिणाम कितने होते हैं पासे में, 6 परिणाम होते हैं कुल। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई निकालें हम यहां पर, तो पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी है, 3, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6, तो क्या आ जाएगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/2। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हम इवेंट मानते हैं 2 तथा 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो ई के पक्ष में देखिए कितना, ई के पक्ष में परिणामों की संख्या, ई के पक्ष में कितने परिणाम आएंगे, देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। उसमें ना 2 काउंट करेंगे हम, ना 6 काउंट करेंगे, इनके बीच की संख्याएं देखनी है। 2 के बीच में और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 3, 4, 5।
तो कुल पक्ष में परिणाम कितने आए? 3। और कुल परिणाम हमें पता ही है, कुल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर हम निकालें, मतलब 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या, उसकी प्रायिकता अगर हम निकालें तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कितनी आ जाएगी? 1/2। तो इस तरह से दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कहता है कि ई हमने इवेंट मान लिया कि एक विषम संख्या को दर्शा रहा है। अब इसके पक्ष में देखिए कितने परिणाम आएंगे। तो ई के पक्ष में मतलब विषम संख्या देखनी है हमें, इन 6 में से विषम संख्या। तो एक ये विषम संख्या है, फिर 3 है और 5 है। तो ई के पक्ष में परिणाम कितने हैं? ई के पक्ष में परिणामों की संख्या कितने पक्ष में परिणाम? 3। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब ध्यान से देखिए, पक्ष में परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने होते हैं पासे में? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी? एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या आएगी? 1/2। तो इस तरह से हमने यह क्वेश्चन कंप्लीट किया। आइए इससे मिलता जुलता इसी एक्सरसाइज का 19वां क्वेश्चन और देख लेते हैं कि पासे के फलकों पर A, B, C, D, E और वापस A लिखा हुआ है और पासे को यादृच्छिक रूप से ऊपर फेंका जाता है। तो फर्स्ट क्या है कि A प्राप्त होगा, A प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता निकालिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए कुल परिणाम कितने हैं? 6। A के पक्ष में कितने परिणाम हैं? 2, क्योंकि A कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो A के पक्ष में कितने परिणाम हैं? 2 हैं। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्राप्त होने की प्रायिकता, A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/3। और इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है इसमें कि D प्राप्त हो। तो D प्राप्त होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, ध्यान से देखिए D के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक ही तो परिणाम है D के अनुकूल, D एक बार ही आया है। तो D के अनुकूल परिणाम कितना है? 1। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ D प्राप्त होने की प्रायिकता हमें क्या ज्ञात हुई? 1/6। जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो आइए देखते हैं क्या परिणाम होता है। 2 सिक्के एक साथ उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना एक ही तरह का इवेंट है, एक ही तरह की घटना है। तो उसमें परिणाम क्या आता है? देखिए जब हमने दोनों सिक्कों को उछाला तो पहली बार में हेड आया दोनों में, हमने ये ले लिया और हेड को, चित्त को हमने H से डिनोट किया। चित्त जो है वो H और पट T, टेल। तो दोनों जब हमने पहली बार उछाले तो दोनों पर हेड आया। उसके बाद फर्स्ट सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल, और उससे नेक्स्ट बार फर्स्ट सिक्के पर टेल शो हुई और दूसरे सिक्के पर हेड।
तो फर्स्ट टेल और दूसरा हेड। और लास्ट बार दोनों सिक्कों पर टेल शो हो रही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम दो सिक्के उछालते हैं या एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो हमारे पास कुल जो इवेंट आते हैं वो इस तरह से आएंगे कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कुल जो परिणाम आते हैं वो कितने हैं। कुल परिणाम है 1 2 3 4, कुल परिणाम है 4। जब हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को दो बार उछालते हैं। आइए अब हम एक सिक्कों की संख्या बढ़ाते हैं। 3 सिक्के जब एक साथ उछाले जाते हैं या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तब क्या होता है, देखिए। आइए देखते हैं, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या होता है। देखिए, तीनों सिक्कों पर हेड आता है, तीनों सिक्कों पर हेड। उसके बाद दूसरी बार जब हम उछालते हैं तो 2 सिक्कों पर हेड आता है, पहले और दूसरे पर, और तीसरा सिक्का टेल शो करता है इस तरह से। जब तीसरी बार उछाला जाता है इन तीनों को तो पहला सिक्का हेड, दूसरा सिक्का टेल शो करता है और तीसरा सिक्का हेड शो करता है। और जब चौथी बार उछाला जाता है तो पहला सिक्का हेड, दूसरा टेल और तीसरा भी टेल शो करता है। उसके बाद पहला सिक्का टेल शो कर रहा है, दूसरा हेड और तीसरा भी हेड शो कर रहा है। अब पहला सिक्का टेल शो कर रहा है, दूसरा हेड और तीसरा टेल शो कर रहा है। अब पहला सिक्का टेल, दूसरा भी टेल और तीसरा हेड शो कर रहा है। और लास्ट में तीनों सिक्के टेल शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक इवेंट में इस इवेंट में परिणामों की कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इस में कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 8। आइए अब 15.1 का 23वां क्वेश्चन करते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को 1 बार उछालना एक ही प्रक्रिया है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। तो देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिए। 3 चित या 3 पट, सिर्फ ये ही आने पर वो जीतेगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो देखिए हनीफ के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसी में से 3 सिक्के उछाले गए हैं ये। हनीफ के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, जब वह या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। तीनों हेड प्राप्त हों या तीनों टेल प्राप्त हों तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, जीतने के चांस हैं। तो देखिए HHH या TTT प्राप्त हो। इसके HHH या TTT प्राप्त होने के पक्ष में कितने परिणाम हैं, तो देखिए कितनी बार आया है, एक ये और एक ये, तो 2 बार ही इसके पक्ष में परिणाम है। और कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/4। अब यहां देखिए हनीफ के हारने की प्रायिकता।
देखिए जीतने की प्रायिकता को अगर मैं एक में से घटा दूं तो हारने की प्रायिकता आ जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के पूरक हैं। एक जीतने की कह रहा है, एक हारने की कह रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक हैं, तो एक में से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 4 - 1/4, तो यहाँ पर कितना आएगा 3/4। तो हनीफ के हारने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी 3/4। तो इस तरह से हमने 23वां क्वेश्चन कंप्लीट किया 15.1 का। आइए अब देखते हैं दो पाशों को एक बार उछालना तो क्या परिणाम आएगा, या एक ही पासे को दो बार उछालना। एक ही प्रक्रिया है, एक ही घटना है, तो इस घटना में कितने परिणाम आएंगे देखिए, ध्यान से देखिए। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कुल परिणाम होंगे, और कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे 36, या कुल परिणामों की संख्या 36 होगी। देखिए कैसे बनेंगे कुल परिणाम। पहले पासे पर 1 शो हो रहा है, तो दूसरे पर 1 1 1, फिर 1 2, दूसरे पर 2, दूसरे पर बदलते चले जाएंगे तो 6 बदलेंगे। इसी तरह से पहले पर 2 शो हो रहा है और दूसरे पर फिर कितने 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से पहले पर 3 और फिर दूसरे पर सारे बदलते चले जाएंगे, फिर पहले पर 4, फिर सारे बदलते चले जाएंगे दूसरे के। तो इस तरह से कुल जो है वो 36 होंगे कुल परिणाम। अब आइए इसी एक्सरसाइज का 24वां क्वेश्चन करते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, या 5 कम से कम एक बार आएगा। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, अब यहां ध्यान से देखिए संकेत में क्या दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंकना या और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो हम पहले निकालते हैं कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब 24वां क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। नहीं आएगा, किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। तो देखिए कौन कौन से छूटेंगे इसमें से। ये पूरी लाइन छूट जाएगी क्योंकि इसमें 5 आया हुआ है, एक बार भी नहीं आना चाहिए। उसी तरह से ये लाइन भी पूरी छूट जाएगी। तो कितने छूटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 बार आ जाता है दोनों में, तो 11 होंगे टोटल। तो 11 छूटने के बाद तो इसके पक्ष में कितने हैं देखिए, पक्ष में तो 36 में से 11 छूट गए तो कितने आगे पक्ष में 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 25/36। अब इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में इवेंट क्या दिया है इसने, देखिए 5 कम से कम एक बार, ये दूसरा पार्ट है इसका कि 5 कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार हो बेशक से। अब ये बिल्कुल उसका उल्टा है। उल्टा कैसे है देखिए, उसमें तो 5 छोड़ने की कह रहा था और इसमें 5 लेने की कह रहा है, तो बिल्कुल उल्टा है। 5 छोड़ने के लिए हमें 11 घटाए थे, अब इसमें पक्ष में कितने आ जाएंगे, इसके पक्ष में 11 केस आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम यहां पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 तो इसके पक्ष में है, टोटल कितने हैं 36,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेकंड में क्या आ जाएगी 11/36। तो इस तरह से हम 15.1 का 24वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अंत में आशा करता हूं कि विद्यार्थियों को 15.1 एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई होगी और वे अपनी समस्याओं को या 15.1 में जो समस्याएं दी गई हैं, जो सवाल दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।